हेलो एवरीवन, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आईएएस पॉइंट की 27 जुलाई 2020 की द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन में। और बात करें आज की आर्टिकल की, आज के डिस्कशन की, तो वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके तहत आज हम कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो कि हमारे जुडिशरी सिस्टम यानी कि न्यायिक तंत्र से संबंधित है और अपने आप में हाईलाइट फॉर्म में इस वक्त चल रहा है और वो ट्रेंड में भी चल रहा है। तो इस एस्पेक्ट से हमारा जो आज का जो डिस्कशन है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे और स्टार्ट कर दें। सो लेट्स डिस्कस। आज के अगर पहले आर्टिकल की बात करें तो वो हमारे एडिटोरियल पेज से लिया गया है। तो हमारे एडिटोरियल पेज का जो पहला आर्टिकल है वहीं से, और बात करें एडिटोरियल पेज के जो अन्य आर्टिकल हैं वो भी हमारे जुडिशरी सिस्टम से ही अटैच्ड हैं और वहीं से उन आर्टिकल को लिया भी गया। यानी कि आज बात करें अधिकतर जो आर्टिकल आए हुए हैं वो हमारे न्यायिक तंत्र से रिलेटेड ही आर्टिकल आए हुए हैं। तो देखते हैं उस पहले आर्टिकल को। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है एडिटोरियल पेज के पहला आर्टिकल, स्कैंडलाइजिंग एज कंटेम्प्ट। अब कंटेम्प्ट स्कैंडलाइजिंग दोनों की मीनिंग लगभग अप्रॉक्सीमेट सेम होती है। यानी कि इसमें देखिए ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि टाइम टू रिविजिट द आइडिया ऑफ स्कैंडलाइजिंग इन कंटेम्प्ट लॉ असर इन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। देखिए, जो भी अदालत की मतलब कोई स्टेटमेंट आया हुआ है और एक कोई पॉइंट हाईलाइट फॉर्म में चल रहा है जिसके अंतर्गत जो अदालत की जो कंटेम्प्ट हो रहा है या फिर अदालत की हम कहें कि अवमानना को दर्शाया गया है इस आर्टिकल के अंतर्गत, तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने चाहिए, उसके क्या क्या मतलब उसमें फिर से रिफॉर्म होने चाहिए, इन्हीं सब बातों की चर्चा बेसिकली इस आर्टिकल के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगी। तो बात करें यदि इस टाइटल की, कंटेम्प्ट एज स्कैंडलाइजिंग एज कंटेम्प्ट, यानी कि ऐसी कोई बात, जैसे कि ऐसी कोई अभद्र टिप्पणी किसी के प्रति, यानी जैसे कि हम कहते हैं कि बेसिकली इस जो आर्टिकल का जो टाइटल है उसका ओवरऑल यही सेंस निकल के आता है कि अदालत की अवमानना। यानी कि जो अदालत के द्वारा कोई टिप्पणी की गई है, कंटेम्प्ट किया गया है, उन्हीं सब बातों से रिलेटेड आज के इस आर्टिकल के अंतर्गत चर्चा हमको देखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं, इसके स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं। लिखा है कि टाइम टू रिविजिट द आइडिया ऑफ स्कैंडलाइजिंग इन कंटेम्प्ट लॉ असर इन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। यानी कि टाइम टू रिविजिट मतलब कि एक बार फिर से इस पर देखना चाहिए, पुनर्विचार, द ऑफ स्कैंडलाइजिंग इन कंटेम्प्ट लॉ, कि जो भी कंटेम्प्ट ऑफ लॉ के जो विचार होते हैं, जो भी उसकी सिस्टम होते हैं, उन पर हमें एक बार फिर से विचार करना ज़रूरी है, उस पर हमें एक बार फिर से रिविजिट करने की ज़रूरत है। अर्थात इसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी बातें कंटेम्प्ट ऑफ लॉ के अंतर्गत आती हैं, अर्थात जो भी स्टेटमेंट या जो भी सिस्टम आते होंगे कि इसके अंतर्गत यदि कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसको हम कंटेम्प्ट ऑफ लॉ के अंतर्गत रखेंगे। मतलब कि जो भी बातें कंटेम्प्ट ऑफ लॉ के अंतर्गत आती हैं उनको रिविजिट करना चाहिए, अर्थात उनको एक बार फिर से देखना चाहिए तथा न्यायिक जवाबदेही को भी सुनिश्चित करना चाहिए। मतलब देखिए, जो असर इन है, असर इन मतलब का होता है आपका कि जैसे सूत्रपात करना या फिर बनाना। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है आपका जवाबदेही। जो जुडिशियल मतलब होता है न्यायिक। यानी कि पहली बात तो ये स्टेटमेंट के द्वारा इन दो बातें निकल के आ रही हैं। उन दोनों बातों में पहली बात जो है वो ये कही जा रही है कि जो टाइम ऑफ रिविजिट टू द आइडिया ऑफ स्कैंडलाइजिंग इन कंटेम्प्ट ऑफ लॉ, यानी जो भी बातें कंटेम्प्ट ऑफ लॉ के अंतर्गत आती हैं उनको एक बार फिर से पुनर्विचार करना चाहिए, उनको एक बार फिर से देखना चाहिए। और असर इन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, और इसके साथ ही जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी होती है यानी कि जो न्यायिक जवाबदेही होती है, यानी न्याय तंत्र के द्वारा भी जो जवाबदेही होती है उसको भी बनाना चाहिए। यानी न्यायिक जवाब भी, जैसे मान लीजिए कोई किसी पर कोई भी आलोचना या फिर कोई भी आरोप लग रहा है तो उसको जवाब भी देना चाहिए, ना कि सीधे कार्रवाई की जाए। अर्थात न्यायिक जवाबदेही को भी तय किया जाना चाहिए। तो यही इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है। देखिए, यदि आप समझ नहीं पाए होंगे तो हम आपको इस पूरी स्टोरी से अवगत कराना चाहेंगे कि इसमें ओवरऑल कहा क्या जा रहा है। इसमें बात यह है कि एक वकील हैं जिनका नाम आप लोग ऑलरेडी समझ चुके होंगे, क्या नाम है, प्रशांत भूषण। ये एक लॉयर हैं। इनके खिलाफ जो है एक आपराधिक मामलों के तहत कार्रवाई की जा रही है। मतलब कि इन्होंने, इसमें एक वकील जो हैं कि प्रशांत भूषण, जो कि आप जान चुके होंगे, इन पर दो मामलों के तहत, यानी दो मामलों के तहत कार्रवाई की जा रही है। और वो कार्रवाई किस कारण की जा रही है, कंटेम्प्ट ऑफ लॉ के अंतर्गत इन पर कार्रवाई की जा रही है। वो भी दो इश्यूज इनके द्वारा पाए गए हैं। वे दोनों इश्यूज क्या हैं,
उनको पहले समझते हैं कि इनके ऊपर जो ये वकील जो हैं, जो ये लॉयर हैं, इनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने अदालत की अवमानना किया, यानी कंटेम्प्ट किया है, जैसा कि उनके द्वारा डाले गए एक पोस्ट के द्वारा देखने को मिलता है। मतलब कि उन्होंने पिछले दिनों में ट्विटर पे अपना एक पोस्ट किया, 2 पोस्ट किए, उसके द्वारा कुछ ऐसे सिस्टम मतलब उभर के सामने आया, जिसके द्वारा यही कहा जा रहा है कि इन्होंने अदालत की अवमानना किया और इसके तहत उन पर आपराधिक मामलों में कार्रवाई की जा रही है, वो भी कंटेम्प्ट ऑफ लॉ के अंतर्गत। अब बात करें इसके अगले एस्पेक्ट को, तो इसमें से उन्होंने जो एक पोस्ट डाली थी, उन्होंने उसमें ये कहा था कि हमारे जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, या जो भी सीजीआई फॉर्मर सीजीआई थे, उन पर भ्रष्टाचार के विभिन्न प्रकार के आरोपों के साथ उन्होंने पहले स्टेटमेंट में, पहले पोस्ट में बातें कही। मतलब पहले पोस्ट में उन्होंने ये कहा कि पहले पोस्ट के अंतर्गत उन्होंने यही कहा कि और उनका यही आरोप रहा कि जो हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। और सेकेंड पोस्ट में यही ये प्रेजेंट किया कि जो सीजीआई हैं, वर्तमान के जो प्रेजेंट के जो सीजीआई हैं, यानी कि एस ए बोबड़े जी, वो एक महंगी बाइक को चला रहे हैं। उस लॉकडाउन के अंतर्गत एक महंगी बाइक है, उसको वो चला रहे हैं। बहुत अच्छी कोई बाइक है, महंगी बाइक है, वो भी इस लॉकडाउन के अंतर्गत चला रहे हैं। और इस बात पर उन्होंने ये टिप्पणी की है, ये क्रिटिसाइज़ किया हुआ है, ये आलोचना की हुई है कि इस लॉकडाउन के अंतर्गत विदाउट मास्क और इतनी महंगी गाड़ी को ये चला रहे हैं। आदि सब बातों के साथ पोस्टिंग को इन्होंने ट्विटर पर डाला हुआ है। तो ये दोनों आरोप उनके थे। पहला आरोप कि जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, और सेकेंड अपने पोस्ट के अंतर्गत उन्होंने वर्तमान में जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, उन पर ये आरोप लगाया कि इस लॉकडाउन के अंतर्गत वो एक महंगी बाइक को चला रहे हैं, वो भी बिना मास्क के। तो इन्हीं दोनों पोस्ट के तहत अदालत ने कोर्ट की अवमानना के तहत उन पर कार्यवाही शुरू कर दी है और कर रही है। तो इसी में एडिटर ने ये कहा कि टाइम टू रिविजिट द आइडिया ऑफ स्कैंडलाइजिंग इन कंटेम्प्ट ऑफ लॉ असर इन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, यानी कि यही कहा जा रहा है कि जैसे कि हमने ऊपर भी आपको बताया है कि जो भी बातें कंटेम्प्ट ऑफ लॉ के अंतर्गत आती हैं, पहली बात जो ये दोनों आरोप लगे वो तो ठीक है, जो भी है हुआ वो तो बात की बात है, लेकिन इसके अंतर्गत हमारा एडिटर हमसे यही मतलब इस बात को स्पष्ट करना चाहता है कि इसी के अंतर्गत हमें 2 बातों को समझना चाहिए। पहली बात क्या है और दूसरी बात क्या है? इन दोनों के अंतर्गत यही कि पहली बात तो ये कि जो भी कंटेम्प्ट ऑफ लॉ का जो सिस्टम होता है, उसको रिविज़िट करना चाहिए। और दूसरी बात कि जो न्यायिक जवाबदेही होती है, उसको भी सुनिश्चित किया जाए कि न्याय तंत्र भी जवाब दे। तो ये बातें की गई हैं। अब स्टार्ट करते हैं इसके अगले स्टेटमेंट को पढ़ना। द इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग फॉर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट लॉयर एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण हैज वंस अगेन brought under focus the necessity of retaining the law of contempt as it stands today. तो in the initiation of proceeding of criminal contempt of court against lawyer एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण, कि जो प्रशांत भूषण है या जो वकील जो भी वकील उस नाम से हैं, कि यही कहा जा रहा है इनिशिएशन वाला होता है आपका दीक्षा करना या फिर शुरू करना या फिर जो भी है प्रोसीडिंग वाला की जो भी कार्रवाई हो रही है, क्रिमिनल आपराधिक तौर पे उन पे कार्रवाई हो रही है, जो लायर हैं प्रशांत भूषण, अर्थात कि एक तरफ से जो हमको ये कहें कि जो प्रशांत भूषण हैं, जो लायर प्रशांत भूषण के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, वो भी किसके अंतर्गत? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत। किसके अगेंस्ट? प्रशांत भूषण हैज़ वंस अगेन ब्रॉट अंडर फोकस द नेसेसिटी ऑफ रिटेनिंग द लॉ ऑफ कंटेम्प्ट एज इट स्टैंड टूडे। कहा जा रहा है अगले स्टेटमेंट में कि इस प्रक्रिया के बाद हैज़ वंस अगेन ब्रॉट, एक बार फिर से ब्रॉट अंडर फोकस द नेसेसिटी ऑफ रिटेनिंग, यानी कि इस जो प्रक्रिया मतलब जो एक्टिविटी जो कार्रवाई हो रही है लॉयर जो भी हैं, तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से जो फोकस में आ गई है क्या, जो कि आज के समय में जो कंटेम्प्ट ऑफ लॉ है जिस फॉर्म में चल रही है, वो एक बार फिर फोकस में आ गई है। यानी कि जिस फॉर्म में भी कंटेम्प्ट ऑफ लॉ मौजूद है, वो फोकस में एक बार फिर से आ गई है कि इस लॉ में कुछ ना कुछ संशोधन होने की आवश्यकता है, संशोधन किए जाएं या फिर इसे रिटेन
और रिटेन का मतलब होता है आपका, रिटेनिंग ऑफ द लॉ मतलब होता है कि इसे बरकरार रखा जाए या फिर बनाए रखा जाए, फिर कंटिन्यू रखा जाए। मतलब कि जो ये प्रक्रिया हुई, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से ये मुद्दा हाईलाइट हो गया है कि क्या जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो सिस्टम होता है उसको रिविजिट किया जाए, उसमें सुधार किया जाए, या फिर उसको रिटर्न किया जाए, या फिर उसको बनाए रखना जैसे है वैसे उसको कंटिन्यू रखा जाए। तो इन्हीं सब बातों की बात इस स्टेटमेंट के अंतर्गत की गई थी। तो कहा है कि इन एन इरा, एरा मतलब होता है आपका युग, समय, या जो भी है, इन विच सोशल मीडिया आर फुल क्रिटिक्स, यानी कि हम एक ऐसे समय में हैं जहाँ पर सोशल मीडिया पूरी तरह से फुल है, भरी है। किससे? क्रिटिक्स से। क्रिटिक्स से यानी कि आलोचकों से, आलोचकों से। यानी कि हम एक ऐसे समय में हैं जहाँ पर सोशल मीडिया भरी हुई है पूरी तरह से क्रिटिक्स से, आलोचकों से, कमेंटेटर्स यानी कि टीका टिप्पणी करने वालों से, एंड ऑब्जर्वर्स यानी जो और भी ऑब्जर्वर्स से। यानी कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं कि जहाँ पर सोशल मीडिया भरी हुई है आलोचकों से, क्रिटिक्स से, कमेंटेटर से एंड ऑब्जर्वर से, हु डीम इट नेसेसरी टू एयर देयर व्यू इन मेनी unrestrained and uninhibited way. The higher judiciary should not be really be spending its time and energy invoking its power to punish for contempt of itself। यानी देखिए, अब इसको आप थोड़ा ध्यान समझिएगा कि हम एक ऐसे समय में हैं जहाँ पर सोशल मीडिया पूरी तरह से भरी हुई है क्रिटिक्स से, आलोचकों से, टीका टिप्पणी करने वालों से तथा ऑब्जर्वर्स, यानी जो भी ऑब्जर्वर होते हैं उनसे। तो जो कि यह मानते हैं, जो भी ये कमेंटेटर्स हैं या ऑब्जर्वर्स हैं या आलोचक हैं जो भी हैं, ये मानते हैं कि उनको इस बात का मतलब ये आवश्यक है कि उनको बिना रोक टोक के, यानी बिना किसी भी रोक टोक के, बिना किसी रोक टोक के और बिना किसी टीका टिप्पणी के उनको अपने विचारों को फैलने देना चाहिए, या फिर उनके विचारों को भी सुनना चाहिए, या फिर उनके विचारों को भी फैलाना चाहिए, उनको विचारों को भी व्यक्त करने देना चाहिए। एंड द हायर जुडिशरी शुड नॉट रियली बी स्पेंडिंग इट्स टाइम एंड एनर्जी इन्वोकिंग इट्स पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। और ये भी कहा जा रहा है, पहली बात तो ये कि देखिए, जो आलोचक हैं, जो कमेंटेटर्स हैं और जो ऑब्जर्वर हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें अपने विचारों को फैलने देना चाहिए, यानी कोर्ट के द्वारा कोई पर रोक नहीं लगाने देनी चाहिए। और एंड द हायर जुडिशरी, और जो हमारा उच्च न्याय विभाग है या उच्च न्यायतंत्र है, शुड नॉट रियली बी एक्सपेंडिंग, को रियली बी एक्सपेंडिंग मतलब खर्च नहीं करना चाहिए किसको? इट्स टाइम एंड एनर्जी, अपने टाइम को और अपनी एनर्जी को, किसको? अपने समय को और अपनी ऊर्जा को, इन्वोकिंग इट्स पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि इन्वोकिंग इट्स पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, यानी उसके प्रति जो भी कंटेम्प्ट किए जा रहे हैं, यानी कि जो भी निंदा या फिर जो भी आलोचना की जा रही है, तो उस पर्सन को या उससे संबंधित व्यक्तियों को पनिश करने के लिए अपने पावर को और अपनी एनर्जी को और अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये भी कहा जा रहा है। पहली बात तो ये कि जो भी आलोचक हैं उनको नहीं रोकना चाहिए, और दूसरी बात कि जुडिशरी सिस्टम को, जो हमारा उच्च न्यायतंत्र है, उसके पास ये नहीं उसको अपने समय को, ऊर्जा को और अपनी पावर को उन लोगों को दंडित करने के लिए नहीं मतलब यूज करना चाहिए, या फिर समय नहीं बर्बाद करना चाहिए जो कि उसकी आलोचना करते हैं या फिर जो उसकी कंटेम्प्ट ऑफ लॉ करते हैं। देखिए, यानी कि यही कहा जा रहा है कि हमारा जो उच्च न्यायतंत्र है उससे अपना समय, एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहिए तथा अपनी पावर का सहारा नहीं लेना चाहिए उन लोगों के लिए जो कि उच्च न्यायतंत्र को मतलब कि निंदा करते हैं या फिर कंटेम्प्ट करते हैं। वाइल इट मे नॉट बी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट दैट द कोर्ट शुड इग्नोर एवरी एलिगेशन आर इन्यूडो, लेकिन साथ ही साथ यही कहा जा रहा है कि वाइल इट मे बी रिस्पॉन्सिबल टू एक्सपेक्ट, रीजनेबल मतलब होता है कि तार्किक, जैसे लॉजिकल, लेकिन साथ ही साथ ये भी विवेकपूर्ण है, या ये लॉजिकल नहीं हो सकता, इट मे नॉट बी रीजनल टू एक्सपेक्ट, लेकिन यह एक्सपेक्ट करना भी लॉजिकल नहीं हो सकता, रीजनेबल नहीं हो सकता, तार्किक नहीं हो सकता कि दैट द कोर्ट शुड इग्नोर एवरी एलिगेशन आर इन्यूडो, यानी कि कोर्ट को
हर जो भी निंदा उसके प्रति हो रही है उसको इग्नोर करे या फिर उसको ध्यान ना दे। मतलब कि यह एक तार्किक, यह भी, लेकिन जो स्टेटमेंट दिया गया उसके अंदर ये कहा गया कि यह भी तार्किक नहीं हो सकता कि कोर्ट उन सभी चीज़ों को छोड़ दे या उन सभी चीज़ों को इग्नोर कर दे जिन चीज़ों के अंदर उसका इग्नोर किया जा रहा है। एलिगेशन मतलब आपका होता है कि एलिगेशन मतलब होता है कि आपका आरोप, जो भी आरोप प्रत्यारोप होते हैं, इन्यूडो मतलब भी होता है गलत गलत तरीके से जो भी आरोप होते हैं या फिर जो भी आरोप होते हैं कि उसको इग्नोर कर दे, ये भी नहीं होना चाहिए, उसको भी ध्यान देना चाहिए। मतलब कि जबकि यह उम्मीद करना लॉजिकल नहीं हो सकता कोर्ट के द्वारा कि वह प्रत्येक आरोप को इग्नोर ही कर दे, अर्थात जो भी आरोप कोर्ट पर लगाया जाए तो अदालत को ये भी चाहिए कि वो इन बातों को इग्नोर ना करे, उस पर भी कार्यवाही करे, उस पर भी अपनी मतलब की एक्टिविटी दिखाए। अर्थात कि किसी भी पर्सन या किसी भी सिस्टम के द्वारा उसके प्रति की गई सभी जो भी अभद्र वक्तव्य है या जो भी टिप्पणी की गई है उसको भी उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये कहा गया अगले स्टेटमेंट के अंतर्गत। अब एंड एवरी पीस ऑफ सिक्योरिटी देयर इज मच विजडम इन गिविंग द वाइड लेटिट्यूड टू पब्लिकली वॉइस्ड क्रिटिसिज्म एंड स्टूडेंट क्वेश्चनिंग ऑफ द कोर्ट वे एंड डिसीजन। जबकि ये कहा गया कि कोर्ट को अपने द्वारा अपने प्रति जो भी मतलब वक्तव्य दिए गए उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। एंड एवरी पीस ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि जबकि ये कहा जा रहा है कि बुद्धिमानी, देयर इज़ मच विजडम, यानी कि बुद्धिमानी इसी में है या विवेकपूर्ण निर्णय इसी में है कि गिविंग अ वाइड लेटिट्यूड टू पब्लिकली वॉइसेस क्रिटिसिज्म, कि जो भी पब्लिकली वॉइसेस हो रहे हैं क्रिटिसिज्म के, यानी जो भी आलोचना हो रही है उसको विस्तृत क्षेत्र तक छोड़ना चाहिए। मतलब कि ये कहा जा रहा है कि बुद्धिमानी इसी में है या विवेकपूर्ण निर्णय इसी में है कि हमें सार्वजनिक रूप से वाइड लेटिट्यूड, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश छोड़नी चाहिए इसकी आलोचना करने के लिए। जो भी उसके प्रति आलोचना हो रही है उसको सार्वजनिक रूप से ज़्यादा गुंजाइश छोड़नी चाहिए। तथा एंड स्टूडेंट क्वेश्चनिंग ऑफ द कोर्ट वे एंड डिसीजन। देखिए स्टूडेंट मतलब होता है आपका छलांग लगाना, क्या होता है, छलांग लगाना। और लेटीट्यूड मतलब होता है आपका अक्षांश या फिर अधिक से अधिक मात्रा में छूट, छूट भी हम कह सकते हैं इसको। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी बड़ा से उस कोर्ट को यही चाहिए कि उसके प्रति जो भी मतलब क्रिटिसिज्म हो रहा है, आलोचना हो रही है, उसके लिए उसको बड़ी से बड़ी ज़्यादा गुंजाइश छोड़नी चाहिए उसकी आलोचना करने के लिए। तथा कोर्ट के द्वारा स्टूडेंट क्वेश्चनिंग द कोर्ट वे एंड डिसीजन, कि कोर्ट के द्वारा जो भी, अदालत के द्वारा जो भी डिसीजन दिए जा रहे हैं, जो भी रास्ता अपनाया जा रहा है उस पर भी क्वेश्चन पूछने की भी उसे छूट देनी चाहिए। यानी कि जो भी डिसीजन दे रहे हैं उस पर भी स्टूडेंट क्वेश्चनिंग, यानी स्टूडेंट मतलब होता है कि छूट देनी चाहिए क्वेश्चन पूछने की या प्रश्न पूछने की। तो मिस्टर भूषण इज नो स्ट्रॉन्गर टू द आर्ट ऑफ टेस्टिंग द लिमिट्स ऑफ जुडिशरी टॉलरेंस ऑफ क्रिटिसिज्म, कि जो मिस्टर भूषण हैं वो नो स्ट्रॉन्गर हैं, स्ट्रेंजर हैं टू द आर्ट ऑफ टेस्टिंग, कि ये कोई मतलब विचित्र बात नहीं है कि आर्ट ऑफ टेस्टिंग द लिमिट्स ऑफ जुडिशरी टॉलरेंस ऑफ क्रिटिसिज्म, कि आलोचना के प्रति जो टॉलरेंस की नीति होती है, जो सहिष्णुता होती है कोर्ट की जो आलोचना की जाती है उसके प्रति जो कोर्ट की जो टॉलरेंस होती है, यानी जो सहिष्णुता होती है, उसकी लिमिट को आर्ट ऑफ टेस्टिंग, यानी कि उसको लिमिट को टेस्ट किया जा रहा है या फिर उसको मतलब जांचा जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सभी के अंतर्गत हम दो तीन बातों समझ पाए। पहली बात तो ये कि कोई भी अभद्र टिप्पणी की जाए तो उसके लिए कोर्ट को अलर्ट रहना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कोर्ट को यह भी छूट देनी चाहिए कि जो भी उसके द्वारा डिसीजन दिए जा रहे हैं, जो भी उसके द्वारा मतलब कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो उस पर भी उसको क्वेश्चन पूछने की छूट आम पब्लिक को भी देनी चाहिए। तो यही फाइनल वर्ड में लिखा रहा है कि इट इज़ ओनली द फियर ऑफ स्कैंडलाइजिंग द जुडिशरी दैट रिस्ट्रेन मच ऑफ द मीडिया एंड द पब्लिक फ्रॉम अ मोर रिगरस एग्जामिनेशन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी। पहली बात तो आप स्कैंडलाइजिंग मतलब समझिए, रिस्ट्रेन मिस होता है आपका, रिस्ट्रेन मतलब आप ये समझ लीजिए कि जुडिशरी दैट रिस्ट्रेन मच, जो भी बातें होती हैं मीडिया एंड पब्लिक के लिए, रिस्ट्रेन मीडिया और पब्लिक, देखिए तो ही मीडिया को कहा जाता है, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ होता है वो मीडिया को कहा जाता है। और रिगरस मतलब होता है आपका कठोर, रिगरस मतलब होता है आपका कठोर। देखिए कहने का मतलब क्या है कि इट इज़ ओनली द फियर ऑफ स्कैंडलाइजिंग द जुडिशरी,
कि यह जुडिशरी के प्रति, अगर मान लीजिए कोई भी फंक्शन हो रहा है, फंक्शनिंग द जुडिशरी, जो भी फंक्शनिंग या जो भी एक्टिविटी जुडिशरी सिस्टम के द्वारा देखने को मिलती है या फिर होती है, उस पे रिगरस एग्जामिनेशन, उस पे कठोर प्रश्न पूछने के लिए। यानी कि यह केवल इस बात को स्पष्ट करता है पूरा स्टेटमेंट कि जो ज़्यादातर आम पब्लिक है, आम जनता है और जो मीडिया है, वो न्यायतंत्र के फंक्शन पर कठोर सवाल उठाए, न्यायतंत्र के फंक्शन पर कठोर सवाल उठाए, तो इसके लिए उसको भय रहता है, फियर रहता है आप स्कैंडलाइजिंग द जुडिशरी, यानी कंटेम्प्ट ऑफ लॉ का। यानी कि जो भी अगर कोई मीडिया हो या फिर कोई आम जनता हो, तो वो अगर न्यायतंत्र के खिलाफ और कोई भी मतलब आवाज़ उठाता है, तो उसको इस बात का भय रहता है, किसका? कंटेम्प्ट ऑफ लॉ का, यानी कि स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट का, यानी कि कोर्ट की अवमानना का। तो ये इस आर्टिकल के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रस्तुत की गई, समझाई गई। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो हमारे फर्स्ट पेज से ही लिया गया है और इसमें लिखा है 200 प्रपोजल्स फ्रॉम चाइना वेट फ्रॉम सिक्योरिटी क्लियरेंस बाय MHA, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देखिए कहा जा रहा है इसमें कि आपको इसका की पॉइंट क्या समझना है कि न्यू इन्वेस्टमेंट जो पॉलिसी है इज एम्ड एट प्रिवेंटिंग होस्टिंग एक्शन एम्ड पेंडेमिक अमिड पेंडेमिक, कि एक मतलब कि नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आई हुई है इसी अप्रैल के मंथ में। एक इन्वेस्टमेंट नया गवर्नमेंट रूल लागू हुआ है, उसके अंतर्गत क्या क्या कहा जा रहा है पहले इसको समझिए आप कि इसमें फोकस इसी बात का है कि FDI पर और चाइना के 200 प्रपोजल के इन्वेस्टमेंट पर। यानी कि इसमें यही मुख्यतः अंकित है कि जो नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आई हुई है, अर्थात एक नया गवर्नमेंट रूल आया हुआ है, एक नया गवर्नमेंट रूल आया हुआ है और रूल आया हुआ है, तो इसके अंतर्गत यही कहा जा रहा है कि यदि कोई भी कंट्री जो कि इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, यानी कोई भी कंट्री अगर इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो उसके द्वारा यदि FDI आता है, यदि उसके द्वारा FDI, देखिए यहाँ पे FDI की चर्चा है, अगर उसके द्वारा FDI आता है तो उसको प्रायर गवर्नमेंट का अप्रूवल होना चाहिए, यानी जो भी उस वक्त गवर्नमेंट है उसको अप्रूवल होना चाहिए, उसकी मतलब पुष्टि होनी चाहिए। मतलब कि ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी कंट्री है जो कि इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है, अगर वो भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो उस वक्त जो प्रायर गवर्नमेंट है उसको अप्रूवल होना चाहिए। अर्थात बात करें कि इसमें बेसिकली अगर चाइना की बात करें तो चाइना भी हमारे साथ बॉर्डर क्या करता है, शेयर करता है, तो वो भी इस रूल के अंतर्गत आ गया। अर्थात बात करें चाइना की तो वो बॉर्डर शेयर करता है भारत के द्वारा, और इसी नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत चाइना के लगभग 200 प्रपोजल हैं, इन्वेस्टमेंट जो प्रपोजल हैं, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अंदर जो भी 200 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को सिक्योरिटी क्लियरेंस अभी तक नहीं मिला है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि जो गृह मंत्रालय के द्वारा है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी FDI वही निवेश कर सकेगा किसी भी कंट्री में जो बॉर्डर अगर शेयर करता है भारत के साथ, तो उसको उस प्रायर गवर्नमेंट की अप्रूवल होनी चाहिए, तभी वो FDI कर पाएगा, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब अगर आप बात करें FDI की, तो इस पर कभी फुल डिस्कशन हो जाएगा, यदि आप कमेंट करते हैं तो FDI पे फुल डिस्कशन आपको प्रस्तुत करके समझा दिया जाएगा कि FDI क्या होता है और इसके अंतर्गत क्या क्या बातें होती हैं। यानी कि इसमें बेसिकली हमको ये मानना है कि उसी नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अंतर्गत जो चाइना के 200 प्रपोजल इन्वेस्टमेंट के हैं, उसको सिक्योरिटी के तहत सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्लियरेंस अभी नहीं मिला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि गृह मंत्रालय के द्वारा उसको अभी भी क्लियरेंस नहीं मिला है उसके सभी प्रपोजल को। लगभग अप्रॉक्सीमेट 200 अप्रूवल्स थे। तो ये रहे आज के कुछ आर्टिकल जिनको हमने बड़ी ही बारीकी के साथ समझा, तैयार किया और समझा। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे कुछ नए आर्टिकल, कुछ नए स्टेटमेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।